कैन साहब, सबसे पहले तो ये जो पीटीआई का जो आईएमएफ को उन्होंने एक डॉजियर दिया है, एक खत लिखा है ऑपोजिशन लीडर ने, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसका जवाब है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए एक कड़ी है जी, एक डिस्ट्रक्टिव सिलसिले की। आईएमएफ को अगर आप देखा जाए तो उनकी कोई पहली चिट्ठी नहीं है। 2022 में आपको याद है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत की और उन्होंने जाते जाते अपना आईएमएफ का प्रोग्राम तोड़ा और फिर हमारी हुकूमत ने आके उन्हीं का ही टूटा फूटा प्रोग्राम रियासत की जरूरत समझते हुए रिवाइव किया। तो उस टाइम पे आपको याद है सबोटाज करने की पूरी कोशिश की गई, एक चिट्ठी लिखी गई उस टाइम के वज़राए खजाना की तरफ से या वजीर खजाना केपी की तरफ से, जो पीटीआई की हुकूमत थी, तैमूर झगड़ा साहब की, आपको याद होगा। और जब उन्होंने कहा कि नहीं हमारी नीयत इसमें ऐसी नहीं है, तो तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक भी आ गई। और आपने देखा उन्होंने अपना सूबाई हुकूमती इख्तियार वो इस्तेमाल करने को तैयार थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए मगर पीटीआई की सियासत चमक जाए। अच्छा, इसी तरह एक साल कबल आपने फिर देखा इलेक्शंस के इर्द गिर्द फिर से इमरान खान साहब ने एक चिट्ठी लिखी आईएमएफ को, और आज आप फिर देख रहे हैं कि डोसियर पेश किया जा रहा है। तो बुनियादी मकसद क्या है? इससे कोई मुल्क को फायदा तो पहुंचना नहीं है। उनकी कोशिश यही है कि ताकि उनका एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जारी रहे, ताकि उनकी एक रेलेवेंस जारी रहे। उस रेलेवेंस के लिए वो मुल्क को बार बार आईएमएफ का प्रोग्राम डिट्रैक करके मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने को तैयार है। अच्छा। पिछली कोशिशें भी नाकाम रही है, ये कोशिश भी नाकाम रही है। लेकिन एक आर्गुमेंट जो पीटीआई की तरफ से दिया जाता है वो कहते हैं कि हम एक रूल ऑफ लॉ का एक केस जो है वो देना चाहते हैं, और शायद आईएमएफ जहां पर जो है वो बाकी चीजों पर जोर दे रहा है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर ये जोर दे कि गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे, उसमें कोई रखना डालना है, उसको रोकना हमारा मकसद नहीं है। उनकी तरफ से तो ये पहले भी ये बातें की थी, और तैमूर झगड़ा साहब और शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक में वाज़ेह तौर पर यही नीयत थी। पिछले साल भी यही नीयत थी। तो देखिए मैं तो फिर भी कहता हूं अपना शौक ही पूरा करें। अच्छा। पहले भी इन्होंने अपना शौक पूरा किया और खोदा पहाड़ निकला चूहा। बल्कि आईएमएफ भी और दीगर लोग भी और इदारे भी समझ जाते हैं कि बुनियादी मकसद यहाँ पे क्या, एक सस्ती सियासत ये करना चाह रहे हैं, करें अपना शौक पूरा करें, हम उससे रोक नहीं सकते। मगर मेरे लिए हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं है, या मेरे लिए इट इज नॉट इवन प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या बेमायनी चीज है, नेगोशिएशंस है। नहीं जी, उस तरह ही है जिस तरह आके ये रोजाना असेंबली में आके उधम मचाते हैं, क्वेश्चन आवर जिसके अंदर आवाम के इश्यूज डिस्कस होने होते हैं, उसके अंदर ये आके सस्ती शोहरत के लिए जो नाराबाजी और कागज फाड़ के फिर वॉकआउट कर जाते हैं, ये उसी का ये एक आप कह लें कि रिटन वर्जन है। इस तरह का डोसियर पेश करना मेरे नजदीक इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। बट ये आईएमएफ के जो वफ्द की मुलाकात है, खासतौर पर चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात उनकी हुई, उस पर आज आजम नजीर तराड़ साहब ने भी बात की है, ख्वाजा आसिफ ने भी बात की, बट क्या बहुत गैर मामूली है ये मुलाकात? नहीं जी, इस तरह मेरे नजदीक गैर मामूली नहीं है, क्योंकि आई थिंक इसको थोड़ा सा कंटेक्चुअलाइज कर लें। हाँ। कि आईएमएफ के साथ जो हमारा मौजूदा प्रोग्राम है, जो आपको पता है पिछले साल एग्री हुआ, उसके बाद एक एमईएफपी है जो पब्लिश होता है, जो वेबसाइट पे होता है, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम के नुकात एक तफसीली डॉक्यूमेंट में बशमूल सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मौजूद होते हैं। उसमें से एक बेंचमार्क है कि आपने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट जुलाई 2025 तक शाया होनी है। अच्छा। और ये चीज तब से पब्लिक डॉक्यूमेंट में। तो एक स्केड्यूल्ड मिशन है जो उस रिपोर्ट की तैयारी के लीडअप में इस मिशन ने आके दीगर स्टेक होल्डर से फॉर एन असेसमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ या करप्शन वल्नरेबिलिटीज उसने आके काम करना था, और ये रिपोर्ट जुलाई तक पब्लिश होनी है। इसकी इस हद तक एक अहमियत है, और उसके अंदर उनकी ख्वाहिश थी कि ये जुडिशरी से मिले। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया, ही एग्रीड टू मीट। आई थिंक अच्छी बात है। इस तरह की कोई रिपोर्ट शाया होगी तो उसके अंदर एक उनका एक मौक़िफ़ या पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, तो बेहतर रिफ्लेक्शन होगी इन इंटरनेशनल रिपोर्ट अबाउट आवर जुडिशियल सिस्टम। तो इस हद तक इसका इतनी इसकी अहमियत है। और दूसरा ये कि इसके इस तरह की असेसमेंट्स आईएमएफ और दीगर और इदारे दुनिया में जगह जगह करते हैं जहां पे आईएमएफ प्रोग्राम हो या ना हो। तो इसको उस तरीके से उस तनाज़ुर में नहीं देखना चाहिए जिस तरह आईएमएफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करती है। क्या जहां पर भी प्रोग्राम देता है वहां पर चीफ जस्टिस के साथ इसी तरह से मुलाकात होती है? नहीं, अपार्ट फ्रॉम प्रोग्राम्स, सेपरेट फ्रॉम प्रोग्राम्स, आईएमएफ करप्शन और गवर्नेंस की डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स दीगर और ममालिक में करता है, और जब करता है तो इसी तरह सारे स्टेक होल्डर से माय अंडरस्टैंडिंग इज बशमूल जुडिशरी मिलता है। अच्छा। तो मगर इसको हरगिज भी इस तरह नहीं देखना चाहिए जिस तरह आईएमएफ आके हुकूमत से मुज़ाकरात करता है एक प्रोग्राम के। दिस इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, ये मुज़ाकराती मिशन नहीं है, ये मुज़ाकराती मिशन नहीं है। उस हमारे एक कमिटमेंट के तहत एक असेसमेंट रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ ने जॉइंटली करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बनानी थी। उसके लिए एक मिशन आके सिर्फ एक स्कोपिंग कर और सबके पॉइंट्स ऑफ व्यू ले रहा है। ये हरगिज भी मुज़ाकरात का अमल का हिस्सा नहीं। देखिए, ऐसी मुलाकात से एक तासुर जो है वो ये बन रहा है जैसे कोई आईएमएफ की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी की जा रही है गवर्नमेंट की या जुडिशरी की, और ये मुलाकात
एक इंप्रेशन जो है वो ये दे रही है। ये रहमान साहब, जिस तरह के मैं जस्ट एंड इट्स गुड दैट वी आर डिस्कसिंग दिस, अच्छी बात है, क्लैरिटी आनी चाहिए। देखिए, इसकी रेलेवेंस इस मिशन की सिर्फ इस हद तक है कि एक असेसमेंट रिपोर्ट करप्शन, वल्नरेबिलिटीज और रूल ऑफ लॉ पे आनी है और एक रिपोर्ट शाया होनी है। ये हरगिज इसके नतीजे में कोई मुज़ाकराती बेंचमार्क से कोई चीज तय नहीं होनी, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से अगर आप देखें इस तरह की डायग्नोस्टिक असेसमेंट इस हवाले से जरूर रेलेवेंट है, मईशत के हवाले से, कि हमारी जुडिशरी की भी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसका एक डायरेक्ट असर होता है हमारी मईशत के ऊपर, चाहे वो स्टे ऑर्डर्स की सूरत में हो, चाहे वो लोअर कोर्ट्स में दीगर और मसाइल हो, चाहे वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के टैक्स केसेस हों। तो आई थिंक इस तरह की एक असेसमेंट रिपोर्ट है जो शाया होनी है, उसके लिए अगर वो जाके सब स्टेक होल्डर्स से बशमूल जुडिशरी मिले और उसके अंदर अगर एक रियलिस्टिक पोजीशन हमारी आ जाती है जिसमें जुडिशरी का भी अपना मौका आ जाता है, आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि चीफ जस्टिस साहब ने ये मीटिंग ली, अगर वो उन्होंने एग्री किया तो ये मीटिंग हुई, तो अच्छी बात है कि विद एन ओपन माइंडसेट उन्होंने अपना मौका पेश किया। एंड आई एम होपिंग कि जो उन्होंने वहां पे रियलिटीज पेश की हैं वो रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होंगी जब भी ये रिपोर्ट जुलाई में एक्सपेक्टेड है पब्लिश होगी। अच्छा, राइट। एक और इशू जो कि पार्लियामान का इस वक्त जुडिशरी के साथ चल रहा है, जिस पर स्पीकर ने भी जो है वो अपना रिस्पांस जो है वो दिया है। क्यों आपको लगता है कि पार्लियामान में ये मौकफ जो है वो लेने की जरूरत पेश आए, और फिर हुकूमत, जाहिर बात है क्योंकि एक तरफ तो ये स्पीकर हैं, दूसरी तरफ जो है वो जुडिशरी के वो रिमार्क्स हैं, हुकूमत इस मामले को जो है वो किस तरह से जो है वो नहीं, देखिए जी, मैं तो उस दिन फ्लोर पे मौजूद था जब स्पीकर साहब ने वो रिमार्क किए। मेरे ख्याल से आप एक जज साहब के रिमार्क्स के रिएक्शन में जो स्पीकर साहब ने बात की, मेरे नज़दीक जी बिल्कुल उन्होंने ना सिर्फ सही किया बल्कि मैं उनको उस पर दाद दूंगा, और आइंदा जब भी ऐसी कोई बात किसी भी बेंच से आती है इसी तरह ही बात उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसकी वजह ये देखिए, जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, एंड आप चलें ठीक है और चीज़ों पे बेशक बात करें, पार्लियामेंट के कोलैप्स के ऊपर इतना ड्रास्टिक बात करना मेरे ख्याल से ना जजेस के एम्बिट में है, ना ही मुनासिब इस तरह की बात करना। तो मेरे ख्याल से जी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को मद्देनजर रखते हुए हमें बिल्कुल स्पीकर साहब ने एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस बिल्कुल मुनासिब बात की, और मेरा ख्याल है कि कोई भी ऑनरेबल जजेस का हमारी बड़ा एक एलिवेटेड रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है हमारी गवर्नेंस में, हमारी रियासत में। वो बिल्कुल अपना किरदार अदा करें, मगर इस तरह के बयानात अगर कोई देना चाहता है तो उसको सियासत में आना चाहिए, बेंच छोड़ के सियासत में आ जाए, जमात ज्वाइन करें, इलेक्शन लड़ें, आजाद लड़ें, तब तो शायद फिर भी आप कोई पार्लियामान के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करना शायद कोई जवाज बने। तब भी मेरे ख्याल से मगर मैं लकीर कहां कहते हैं कि एक जुडिशरी की ओवरसाइट है जो कि होती है एक किसी भी डेमोक्रेटिक माशरे के अंदर। इदारे हैं जो पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, उनकी एक दूसरे पर ओवरसाइट किसी ना किसी तरह से होती है। उस ओवरसाइट को और फिर इंटरफेरेंस को अब कहां देखिए वो करेंगे, क्या चीज ओवरसाइट में आएगी और क्या चीज मेरे नजदीक जुडिशरी का रोल पार्लियामेंट की ओवरसाइट तो नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जी देखिए, पार्लियामेंट्री एक सुप्रीमेसी है, एक आइन है जिसको ड्राफ्ट करने ओवरसाइट की जगह चेक्स एंड बैलेंस। जी 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 बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए टू द एक्सटेंट ऑफ मेरा ख्याल है ये जरा ज्यादा मुनासिब। जी 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 तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के रूल्स की पासदारी, लॉज की पासदारी, आइन की पासदारी हो रही है टू इंटरप्रेट द लॉ एंड इंश्योर दैट इज बीइंग फॉलोड बाय व्हिचएवर ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैज टू फॉलो द रूल्स एंड लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसका पैरा देना बिल्कुल जुडिशरी का काम है। मगर मेरे नजदीक मेरी समझ से बाहर है कि कहीं से भी किस तरह इस तरह के रिमार्क्स एक बेंच से आना मुनासिब है कि पार्लियामेंट कोलैप्स कर गई है। मेरे ख्याल से निहायत नामुनासिब और ड्रास्टिक कमेंट था, एंड आई एम होपिंग कि इस तरह का कमेंट बेंच से नहीं आएगा। लग ये रहा है कि जैसे एक और शायद कन्फ्रंटेशन की एपिसोड जो है वो हम देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो है जुडिशरी। एक तो हमने देखी जब वो इंतखाबात वाला इशू था और उस वक्त जो है वो तकरीरें भी हुई, रेजोल्यूशंस भी आई, बाकी सारे मामला भी हुए। क्या ये उस तरह से तो नहीं दोबारा जैसी सिचुएशन तो नहीं हो रही, हुकूमत एंड पार्लियामेंट ऑन वन साइड और जुडिशरी ऑन दी अदर साइड? मेरे नजदीक ऐसा नहीं है जी। देखिए, ये अगर हम इसी मिसाल को ले लें तो एक जज साहब है जिनने एक रिमार्क किया, एंड आई थिंक आप कह रहे हैं ये एक जज साहब है, या आप कह लें कि कुछ जजेस हैं जिनकी आपस में चिट्ठीबाजी चल रही है, जो मेरे नजदीक अगेन फ्रॉम एनी एंड शुड नॉट हैपन। आई थिंक दिस इज वन थिंग द जजेस देमसेल्व्स हैव टू कंसीडर, उनका आपस का मामला है। मगर मेरे ख्याल से इस तरह लेटर्स लिखना, उनका पब्लिक होना, आई डोंट थिंक इट शुड हैपन, एंड आई थिंक इट शुड स्टॉप। अदरवाइज आप देखें तो अब देखिए वकला
लॉ के अंदर भी कुछ लोग, चंद लोग इस तरह की बात करते हैं, कुछ जजेस के भी एतराजात हो सकते हैं, मगर इस तरह कहना कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रंटेशन है, मेरे ख्याल से हरगिज नहीं। जुडिशल कमीशन का रिसेंट इजलास आप ले लें 10 फरवरी को जो हुआ, उससे पहले अगर आप देखें जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ, जजेस भी उसके मेंबर्स वहां पे मौजूद थे, वो इजलास भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, चारों हाई कोर्ट के बार्स ने उसको इंडोर्स किया कि प्रोसीडिंग्स हैं। चंद लोगों ने कुछ आवाज उठाई, शायद चंद जजेस ने कुछ चिट्ठी लिखी, बट दैट शुड नॉट बी एट ऑल कंस्ट्रूड एज अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अगर उस तरीके से देखा जाए तो फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के दरमियान तो इन अ वे आप देखें कोई किसी किस्म की भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, क्योंकि जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसके तहत तो चीजें आगे मूव फॉरवर्ड भी कर रही हैं, बार्स भी इंडोर्स कर रही है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, उनके मेंबरान और हुकूमत के दरमियान तो किसी किस्म का भी। आपने चिट्ठियों की बात की, एक और चिट्ठी भी है, वो तीसरी दफा जो है वो लिखी गई है, आर्मी चीफ को जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो लिखी है। तो हुकूमत ये जो चिट्ठी दर चिट्ठी आ रही है, इसको किस तरह से देखती है? मेरे ख्याल से कुछ तो आज इस हवाले से कुछ रिमार्क्स मीडिया में चले भी हैं। तो उन्होंने कहा मैं वजीर आजम को जो है वो दे दूंगा, जो देखिए खान साहब की ख्वाहिश है, जो लेकिन वो एड्रेस वन साइडेड चिट्ठियां लिखने में से कोई रोक तो नहीं सकता जी। अच्छा, तो एक ख्वाहिश है उनकी, वो ख्वाहिश पूरी करें अपनी, मगर ये ख्वाहिशें ही रहेंगी जी। वो बेशक इस तरह की चीजें लिखते रहें, जिस तरह के मैंने आपसे कहा, ये डोसियर्स, ये चिट्ठियां, बुनियादी मसला ये है कि बहुत सारा दे हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल स्टेप, सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, फाइनल कॉल भी डिफ्लेट हो गई। अब उसके बाद यही बचा है जो आपके सामने देख रहे हैं, टूट फूट का शिकार है पीटीआई, और कभी कोई ओपन लेटर है, कभी कोई डोसियर है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें चलाना है जिसके ऊपर आप भी सवाल कर सकें और वो टीवी की जीनत बन सके।